इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रिंटएफ फंक्शन को डिटेल से कि प्रिंटएफ फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट के बारे में। अब हम स्कैनएफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। कि स्कैनएफ फंक्शन को हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। अब यूजर से मुराद वो शख्स होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा होता है। जब भी वो कुछ एंटर करता है दरअसल वो इनपुट दे रहा होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो स्कैनएफ फंक्शन हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं ताकि यूजर से इनपुट गेट किया जा सके, हासिल किया जा सके। राइट, इसकी डेफिनेशन इधर तक काफी है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको जरा करके दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। उसके लिए मैं IDE को ओपन कर लेता हूं। यहां पर ये डेव C++ को मैं ओपन करता हूं। अब यहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। सोर्स फाइल पर मैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर कुछ कोड लिख देता हूं। आई होप का वो पता होगा कोड कैसे लिखना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे है काम, दरअसल स्कैनएफ फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिख लिया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले, कंपाइल और रन करने से पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। फाइल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ program1। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपने डॉट लिखने के बाद, ये दरअसल प्रोग्राम का नाम है या फाइल का नाम है, उसके बाद आपने डॉट लिखना है। प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद डॉट के बाद आपने सी लास्ट में लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है या ये जो फाइल क्रिएट की है ये सी प्रोग्राम की है। इसको सेव कर देते हैं। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं program1.c के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। एग्जीक्यूट पर आते हैं, कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है, तो आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 से लेकर 10, इनके दरमियान कोई नंबर एंटर करें, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ पर ये आ रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। इंट का मतलब होता है इंटीजर। एक वेरिएबल रैम के अंदर डिक्लेयर हो चुका है, अब उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो स्कैनएफ फंक्शन के जरिए मैंने उस वेरिएबल में कोई इनपुट करवाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है इधर। ये कर्सर ब्लिंक करने का मकसद यही है कि ये स्कैनएफ दरअसल एक वैल्यू मांग रहा है कि n के अंदर आप एक वैल्यू एंटर करवाएं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 67। अब जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, ये 67 वाली जो वैल्यू है ये दरअसल ये स्कैनएफ फंक्शन की मदद से किस वेरिएबल में चली जाएगी, n वाले वेरिएबल में चली जाएगी। तो स्कैनएफ फंक्शन का काम ही यही होता है कि किसी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करवाना। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये 67 n वाले वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। तो जैसे मैंने एंटर किया ये n वाले वेरिएबल में चली गई और प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो गया। अब n वाले वेरिएबल में वाकई में 67 ही गया है या कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो गया है कि नहीं उसके अंदर वैल्यू, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करते हैं।
अब इसे मैं कंपाइलर रन करता हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया यू एंटर्ड अ नंबर, कि आपने एक नंबर एंटर किया है %d। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर दिया है मैंने %d, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू शो करवानी है। जब प्रिंट एफ में हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना होता है तो हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम कॉमा के बाद देना होता है, जबकि जब इनपुट करवाना होता है स्कैन एफ फंक्शन के जरिए तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्ट्रिंग में तो देनी है। ये डबल कोट्स के अंदर जो भी देते हैं ना, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद कॉमे के बाद हमने वेरिएबल का नाम तो देना ही देना है, इसके साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर भी लगाना है स्कैन एफ फंक्शन में, जबकि प्रिंट एफ फंक्शन में हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने क्या दे देना होता है, वेरिएबल का नाम दे देना होता है कॉमा के बाद, और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग को पहले लिखना होता है कॉमा से पहले। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। नहीं जी, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, पहले मैंने 67 लिख दिया था, तो मुझे वैसे 1 से 10 के दरमियान नंबर एंटर करना चाहिए था, तो ये मिस्टेक थी पहले। अब यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर 7 एंटर कर देता हूँ, तो 7 किस में एंटर हो चुका है, n वाले वेरिएबल में स्कैन एफ फंक्शन की मदद से। अब ये प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से यहाँ पर आ रहा है यू एंटर्ड अ नंबर, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से n की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है जो कि है 7। आई होप कि क्लियर होगा। मतलब कि आप इंटीजर टाइप वेरिएबल में कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, प्लस में माइनस में, तो जरूरी नहीं 1 से 10 ही एंटर करें, आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे एक कंडीशन लगा दी है कि एंटर आ नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर एंटर करें। पहले मैंने बाय मिस्टेक 67 एंटर किया था, लेकिन आपको इस बात से क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीजर टाइप वेरिएबल में जरूरी नहीं कि आप 1 से 10 ही दे, इंटीजर टाइप में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इवन कि आप 568 भी वैल्यू भी दे सकते हैं। वट एवर आप जो सी वैल्यू देना चाहें तो आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं इंटीजर टाइप में। लेकिन इंटीजर टाइप वेरिएबल्स की एक लेंथ होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है डेफ C++ में, लेकिन आप थाउजेंड्स और इवन के लाख में वैल्यू आसानी से दे सकते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल्स में। आई होप कि आपको क्लियर होगा स्कैन एफ फंक्शन के बारे में। अब दोबारा वापस हम आते हैं जी, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे द इनपुट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड फॉर्म यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम किसी वेरिएबल में जो इनपुट हम कर रहे हैं, वो जो 7 मैंने एंटर किया है, या 67 जो मैंने पहले एंटर किया था, तो वो दरअसल वेरिएबल में ही वैल्यू स्टोर हो रही है। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से स्पेसिफाइड करके हम एंटर करवा रहे हैं वैल्यू को। मतलब कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा था %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो n वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, n वाले वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप होगी। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है इंटीजर, ठीक है। %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इंटीजर के लिए है। तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं स्कैन एफ में कि किस वेरिएबल में किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। The input is stored in the variable is specified, स्पेसिफाई हुआ होता है स्कैन एफ फंक्शन में कि वैल्यू किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और %i must be used for the scanf function, must be used in scanf function to get the integer data। अब इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एंटर करवाने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं, %d या %i। मैंने कौन सा यूज़ किया, %d। आप यहाँ पर %i भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर सिंटैक्स पर आ जाते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन हमने पढ़ा है स्कैन एफ, ये दरअसल लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले हम स्कैन एफ फंक्शन लिखेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट्स डालेंगे, ब्रैकेट्स के बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे। ये जो डबल कोट्स होती हैं, ये जो डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग देनी है, फिर कॉमा देना है, फिर एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें, एड्रेस ऑपरेटर देना है, फिर वेरिएबल का नाम देना है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो आपने कॉमा लगा के एक और वेरिएबल का एड्रेस ऑपरेटर लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर लेट्स से एक और वेरिएबल है n2, यहाँ पर n2 के लिए हमें एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा %d। पहले इसकी वैल्यू इसके ज़रिए यहाँ पर इनपुट की जाएगी, मतलब कि एंटर की जाएगी, फिर इसके ज़रिए इस वेरिएबल में n2 में वैल्यू एंटर की जाएगी। n2 वेरिएबल है ही नहीं है, यहाँ पर मैं कॉमा दे के n2 भी लिख देता हूँ, तो n2 की वैल्यू भी इनपुट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं एक ही देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेकंड वेरिएबल को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। क्लियर।
यहाँ पर यही लिखा हुआ है, कामा देकर आपने एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 इसी तरह से आपने एड्रेस ऑपरेटर के साथ साथ लगाते जाना है। यहाँ पर आगे डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो एंड वाला सिंबल है इसको एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है, एम्परसेंड भी कहते हैं बाज़ औक़ात। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आपने एटलीस्ट इधर तक लाजमी करना जो निशान लगा हुआ है। नीचे से आप रीड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं और मजीद इसको लिख भी सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। गेटिंग सिंगल इनपुट, अगर सिंगल इनपुट करना है तो एग्जाम्पल 1 है कि आपने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, जिस तरह यहाँ पर %d दिया हुआ है, फिर एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नाम लिखना है। इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर वेरिएबल g है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा दिया है, %c, क्योंकि इसकी हो सकता है डाटा टाइप क्या हो, फिर कैर हो। जिस वेरिएबल की डाटा टाइप कैर होती है या कैरेक्टर होती है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होता है। अगर एक से ज़्यादा इनपुट अगर आपने लेने हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर यहाँ पर n2 भी लिख दे तो वो n2 में भी वैल्यू एंटर होगी अलग-अलग से, याद रखिएगा। मैं एक मरतबा प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको रन भी करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे किसके लिए, n2 के लिए। क्लियर हो गया। लेकिन वैल्यू किसकी शो होगी, सिर्फ n की वैल्यू शो होगी। यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कंपाइलर रन किया, यहाँ पर वैल्यू एंटर करते हैं। कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ 1 से 10 तो आप कोई भी 1 से 10 तक की वैल्यू एंटर कर दें प्रोग्राम के मुताबिक। तो मैं 3 एंटर करता हूँ, ये 3n में चली गई है वैल्यू। जैसे ही अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, n2 की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के और ये n2 जो है ना, ये दरअसल अब इनकी वैल्यू एंटर होगी ना। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 7, ये 3n में चला गया। अब ये 7 जो मैंने लिखा है, जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा ये n2 में चला जाएगा। तो वैल्यू किसकी शो हो रही है, n की वैल्यू सिर्फ इधर शो हो रही है, क्योंकि मैंने आगे प्रिंट एफ में सिर्फ n की वैल्यू को इधर शो करवाया, n2 की वैल्यू को भी शो करवा सकता हूँ वैसे मैं। अब वापस आते हैं जी, यहाँ पर एग्जाम्पल में यही बताया गया कि हम एक से ज़्यादा भी इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो z है वो दरअसल %f यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो डाटा टाइप है ना वो फ्लोट टाइप डाटा टाइप होगी %f, ठीक है। तो यहाँ पर x और y जो है ना, ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया गया है इनके लिए। इसका मतलब ये है कि दोनों जो डाटा वेरिएबल्स हैं x और y, इनकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप डाटा टाइप है। क्लियर। यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब आगे आ जाते हैं जी, एक्सप्लेन गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में? दरअसल इससे भी इनपुट ही गेट किया जाता है, लेकिन वो सिंगल करेक्टर होता है बस। द वर्ड गेट ch स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। द गेट करेक्टर फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। ये मेन डेफिनेशन इधर तक ठीक हो गया जी, इधर से लेकर इधर तक, कि इससे हम सिंगल करेक्टर ही इनपुट कर सकते हैं यूज़र की मदद से। यूज़र जो भी एंटर करेगा वो सिंगल करेक्टर ही एंटर कर सकेगा, वो बाउंड हो जाता है गेट ch फंक्शन की मदद से। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। ये जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये वेट कर रहा होता है कि कोई भी कीबोर्ड से जो भी बटन है, की जो होती है वो बटन ही होता है कीबोर्ड का, कोई भी की कीबोर्ड से प्रेस की जाए तब तक ये फंक्शन वेट करता रहता है जब ये एग्जीक्यूट होता है। दरअसल द करेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। लेकिन जो भी करेक्टर आप एंटर करेंगे वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने स्कैन एफ फंक्शन की मदद से यहाँ से जो आप इनपुट कर रहे थे जो भी वैल्यू वो सामने नज़र आ रही थी, मसलन कि 3, 7 जो भी एंटर कर रहे थे वो सामने नज़र आ रहा था। लेकिन गेट ch फंक्शन से जो भी आप इनपुट करेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। द फंक्शन गेट ch फंक्शन इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h। और ये जो गेट ch का फंक्शन होता है ये conio.h की हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। चलें जैसे प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर एंड पर मैं लिख देता हूँ गेट ch। ठीक हो गया जी। अब ये गेट ch फंक्शन का काम ये होगा कि ये तब तक जब ये कंप्लीट होगा प्रोग्राम, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये तब तक वेट करता रहेगा जब तक कोई की प्रेस नहीं की जाएगी कीबोर्ड से। चलें जैसे कंपाइलर रन करते हैं और आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर वार्निंग आ रही है। दरअसल क्यों आ रही है? क्योंकि ये गेट ch फंक्शन जो है ये stdio.h के अंदर नहीं है, ये कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, ये conio.h हेडर फाइल के अंदर है। सो वो हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी।
जी कौन है ये डाटा चाहिए, हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दिया। अब ये वार्निंग भी खत्म हो जाएगी। इसे कंपाइलर रन करते हैं, ये देखें जी वहाँ पर अब वार्निंग कोई नहीं आ रही। यहाँ पर मैं कोई एक नंबर एंटर करता हूँ 1 से 10 के दरमियान, लेट से मैं 8 एंटर किया। अब ये एन ये वेरिएबल एन वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चली गई है 8। अब n2 में वैल्यू में हमने एंटर करनी है n2 वाले वेरिएबल में। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 9। यू एंटर्ड अ नंबर 8, क्योंकि यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट में शो करवाया गया है कि यू एंटर्ड अ नंबर और n की वैल्यू को बस शो करवाएं। तो आप n2 की वैल्यू को भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और %d लगाएं और कामा दें यहाँ पर और n2 लिख दें आगे, तो उसकी वैल्यू भी शो हो जाएगी। चलें यहाँ पर एंटर करते हैं। अब तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। दरअसल हमें एंटर क्यों करना पड़ा, गेट सी एच की वजह से। मैं ये एक मरतबा फिर से एग्जीक्यूट कर कंपाइलर रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लें जी एन में वैल्यू चली गई, ये n2 में वैल्यू चली गई। अब ये वैल्यू भी शो होगी, यू एंटर्ड अ नंबर, n की वैल्यू शो होगी है। लेकिन यहाँ पर ये देखें वेट कर रहा है करैक्टर, कोई एंटर किया जाए, कोई भी की प्रेस की जाए तो यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखें जी मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब तो गेट सी एच जो फंक्शन है ये करैक्टर इनपुट लेता है, एक करैक्टर लेता है जो कि नज़र नहीं आता आपको। अगर आप वो शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखें गेट सी एच ई का मतलब होता है इको। इसको कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ पर ले जी मैं एंटर करता हूँ, n में वैल्यू चली गई, ये n2 में वैल्यू चली गई, n1 की वैल्यू शो हो गई है। अब ये गेट सी एच ई का फंक्शन चल पड़ा है। अब ये कह रहा है कि करैक्टर एंटर करें, तब तक उसने ऐसे ही रुके रहना है। तो यहाँ पर मैं एक करैक्टर एंटर करता हूँ तो वो देखिएगा अब दिखाई भी देगा, पहले दिखाई नहीं दिया क्योंकि इस दफ़ा हमने फंक्शन यूज़ किया गेट सी एच ई। गेट सी एच से वो दिखाई नहीं देता, गेट सी एच ई से वो दिखाई भी देगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने आर एंटर किया तो आर भी दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोग्राम अब कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया जी। गेट सी एच फंक्शन के बारे में भी, गेट करैक्टर, इसके जरिए हम किसी वेरिएबल में वैल्यू भी शो इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, आप गेट सी एच यूज़ कर लें या गेट सी एच ई यूज़ कर लें। लेट से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डालता हूँ, मैंने एक वेरिएबल डाला ग्रेड के नाम से, जिसकी डाटा टाइप क्या है कैर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ ग्रेड, क्या गेट सी एच ई से जो भी करैक्टर आए वो किस में चला जाए, ग्रेड वाले वेरिएबल में चला जाए। क्लियर। अब इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ, n में वैल्यू स्टोर होगी, ये n2 में वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर ये वाली भी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये भी एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर गेट सी एच एग्जीक्यूट हो चुका है। लेट्स से यहाँ पर मैं a डालता हूँ। अब ये a की वैल्यू स्टोर होगी है ग्रेड के अंदर, लेकिन यहाँ पर a क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ हमने गेट सी एच का फंक्शन यूज़ किया। अगर गेट सी एच ई यूज़ करते तो a भी दिखाई देता। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको भी शो करवा देता हूँ कि ग्रेड के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की होगी वो भी शो करवाते हैं। ये तो अब स्क्रीन पर शो हो गया, पक्का शो होगा, ग्रेड इसके बराबर है। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाइड देंगे क्योंकि वो करैक्टर टाइप है, तो सी देंगे यहाँ पर, वेरिएबल का नाम देंगे। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू शो होगी, ग्रेड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। अब इसे मैं कंपाइलर रन करता हूँ, यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अब कंपाइलर रन करते हैं, नहीं जी एग्जीक्यूट हो गया। n में वैल्यू स्टोर करवाई, ये n2 में वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर ये भी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ये भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पर गेट सी एच पर रुका हुआ है। यहाँ पर मैं कैपिटल A एंटर करता हूँ, आप कैपिटल B भी एंटर कर सकते हैं, स्मॉल b भी एंटर कर सकते हैं, या कोई भी करैक्टर एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं कैपिटल A एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखें अब कैपिटल A ग्रेड में चला गया, और ये जब लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई है तो आउटपुट में आ गया ग्रेड। यहाँ पर देखें ग्रेड इक्वल इक्वल, और यहाँ पर ग्रेड में जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी इस ग्रेड में वेरिएबल में, तो वो यहाँ पर शो हो गई है। इक्वल के बाद ये शो हो गया। क्लियर हो गया जी। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखें जी सिंटैक्स लिखा हुआ है, गेट सी एच का फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आपने बस गेट सी एच लिखना है।
वो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप अगर गेट सी एच से किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपने इक्वल डाल के उससे पहले वेरिएबल का नाम भी लिखना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है। ये गेट सी एच कोई करैक्टर इनपुट हुआ है, वो किस में चला गया है, ग्रेड नाम के वेरिएबल में चला गया है। अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, जिस तरह आपको पहले भी करके बताया मैंने। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आगे मजीद अगर पढ़ना चाहिए, लेकिन जहाँ तक निशान लगे इधर तक लाजमी करेंगे एटलीस्ट। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखें, इसने एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ प्रोग्राम में कि प्रेस एनी की टू एग्जिट, कि आपने अगर इस प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो आप कोई भी की प्रेस करें। ये अच्छी बात है कि आपको एंड पर लिखना चाहिए कि प्रेस प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देते हैं कि कोई भी की प्रेस करें कीबोर्ड से, प्रोग्राम से आप एग्जिट हो जाएंगे, मतलब कि निकल जाएंगे बाहर। तो एंड पर हम लिख देते हैं गेट सी एच, के तब तक वेट करो जब तक कोई की प्रेस ना हो जाए। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, हाँ यहाँ पर प्रिंट एफ आना था। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर एक करैक्टर एंटर करते हैं। अब देखें जी यहाँ पर ग्रेड बी मैंने एंटर किया था, बी आ गया आउटपुट में, क्लियर हो गया। यहाँ पर आप प्रिंट एफ की मदद से यहाँ पर शो हो रहा है प्रेस एनी की टू एग्जिट। ये देखें प्रेस एनी की टू एग्जिट, कोई भी की प्रेस करें तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। लें जी, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप क्लियर हो गया जी। वैसे हर प्रोग्राम के एंड पर ना ये लाजमी लिखा करें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एग्जाम्पल 2 की लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा आप भी। आई होप कि क्लियर होगा ये एग्जाम्पल 2 भी आपको, अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली भी साथ साथ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी प्रोग्राम। बहुत आसान है। सेमीकॉलन जो होता है उसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। द सेमीकॉलन इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी प्रोग्राम्स, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्टेटमेंट। इससे हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। अब ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है और इसके एंड पर हमने क्या यूज़ किया है, सेमीकॉलन। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है सेमीकॉलन, जो ये बता रहा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये खत्म हो चुकी है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो एंड पर फुल स्टॉप डालते हैं, इसी तरह से सी लैंग्वेज में जब भी कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होती है उसके एंड पर सेमीकॉलन डालती हैं, जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। क्लियर हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द सेमीकॉलन इज यूज्ड एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर हम सेमीकॉलन को यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम में। ये इंडिकेट करता है, ये बताता है, ये निशानदेही करता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट की एंड को ये बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकॉलन। सी प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट है वो एंड की जाती है सेमीकॉलन की मदद से, टर्मिनेट की जाती है, या एंड भी कह सकते हैं। द कंपाइलर जनरेट्स अ सिंटैक्स एरर। द कंपाइलर सिंटैक्स एरर दे देगा इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द सेमीकॉलन। अगर किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट या एंड नहीं किया जा रहा सेमीकॉलन से, तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। क्लियर हो गया। जिस तरह से यहाँ पर एक वेरिएबल डाला है इंटीजर टाइप एन, इंट का मतलब इंटीजर, एन नाम का एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंट है, उसमें 50 वैल्यू एंटर करवाई गई है, दरअसल इनिशियलाइज हो गया ये वेरिएबल और एंड पर सेमीकॉलन डाला गया। ये बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इधर आगे टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाना। क्लियर। एस्केप सीक्वेंसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा जो भी पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।